नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और मैं आप सबके बीच आया हूँ अपनी कहानी पटना सिटी टू जर्सी सिटी का एपिसोड नंबर 5 लेकर। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे एक भालू अ, बिट्टू और रामरेश बाबू जिस टेंट में सो रहे थे उस टेंट के बाहर आ गया था। उसने एक लिट्टी भी खाई और लिट्टी इतनी तीखी थी कि उससे उसकी हालत ख़राब हो गई। और फिर रामरेश बाबू के एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इवेंट से वो भालू डर के भाग गया। तो अब आगे की कहानी सुनिए। गजब पापा, आपके सामने तो बेयर स्प्रे भी फेल है, बिट्टू ने हंसते हुए कहा। फिर निर्मला जी की भी हंसी फूट पड़ी। ऐसे जानलेवा सिचुएशन से इतने मज़ेदार तरीके से निकलेंगे ये कभी नहीं सोची थी। रामवृक्ष बाबू कुछ देर तो मुंह बनाए रहे, मगर फिर उनको भी इस परिस्थिति की कॉमेडी ने अपने जकड़ में ले लिया। तीनों आदमी ठहाका मारकर हंसे जा रहे हैं। रात के 3:30 बजे, वो भी जंगल के बीचों बीच। तभी शायद उस प्रताड़ित भालू की दहाड़ सुनाई दी। हंसी बंद, सब कोई वापस तंबू में। खतरा टल गया था। सब लोग फिर से सोने चले गए। सीधा सुबह 8 बजे उठे, तैयार होकर फिर से घूमने निकले। सबसे पहले येलोस्टोन नदी के लोअर फॉल्स। यहाँ आपको समझ में आता है कि येलोस्टोन नाम आया कहाँ से। नदी एक संकरी घाटी से गुजरती है जिसके दोनों तरफ के पहाड़ों का रंग पीला है, सल्फर और कई अलग तरह के रसायनों के मिश्रण से। पीले रंग के पहाड़, लगता है हल्दी मल दिया है पहाड़ सब पे। निर्मला जी ने चुटकी ली। यहाँ भी खूब फोटोग्राफी हुई। फिर ड्राइव करके एयरपोर्ट। ये लोग दोपहर तक येलोस्टोन एयरपोर्ट पहुंचे। खाना खाकर सीधा लास वेगास, नेवाडा। नेवाडा राज्य की राजधानी है लास वेगास, सपनों की नगरी। लास वेगास एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है हरे भरे मैदान। इस इलाके में बहुत सारे छोटे आर्टेशियन कुएं थे जिनसे पानी अपने आप ही रिसता रहता था। पहले तो ये छोटे गांव जैसा ही था, मगर 1930 के दशक में इस शहर की जनसंख्या में वृद्धि हुई जब हूवर डैम का निर्माण शुरू हुआ। बाद में अनेकों कैसीनो खुल गए और इस जगह की अपना एक आकर्षण हो गया। हवाई जहाज से बहुत देर तो नीचे मटमैला रंग दिखता रहता है, हरियाली की एक बूंद तक नहीं। पथरीले पहाड़, लाल मिट्टी। तभी थोड़ी हरियाली दिखनी शुरू होती है। फिर हुवर डैम के पीछे 200 किलोमीटर तक फैला लेक मीड। उसके ऊपर से जहाज मुड़ता है अपने लैंडिंग अप्रोच के लिए। शाम हो चली है। लास वेगास शहर की जगमगाती खूबसूरती निर्मला जी की विंडो में भर जाती है। एक ऊंचे होटल पर ट्रंप भी लिखा हुआ था। जहाज लैंड होता है। टैक्सी पकड़ के होटल। बिट्टू ने ठीक लास वेगास स्ट्रिप पे ही होटल लिया है। होटल बेल्लाजियो, 5 स्टार। लास वेगास स्ट्रिप इस शहर की जान है। सारे बड़े कसिनो इसी सड़क पर हैं। होटल भी शानदार। लगता है जैसे किसी हॉलीवुड सिनेमा के सेट पर आ गए हों। सब कुछ चमक दमक वाला। येलोस्टोन के जंगल से वेगास की चमक दमक के प्रति एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है। होटल से बाहर निकले, सामने ही बड़ा सा मानव निर्मित तालाब। तालाब के किनारे हजारों लोगों की भीड़। ए बिट्टू, इतना आदमी काहे खड़ा है यहाँ? आइए ना मम्मी, अभी पता चल जाएगा आपको। यहाँ खड़ा होइए, यहाँ से फोटो अच्छा आएगा। अचानक जोर का म्यूजिक बजना शुरू हुआ और तालाब के बीच में पानी के पाइप जैसा कुछ बाहर उठता हुआ आता है। और लीजिए, संगीत पर खेलता हुआ फवारा का शो शुरू। कभी इधर से पानी लहराते हुए निकले, कभी दूसरी तरफ से, फिर कभी एक साथ म्यूजिक से सिंक होते हुए। सम्मोहक दृश्य। करीब 5 मिनट तक चला ये डांसिंग फाउंटेन। फिर ये लोग चलते हुए स्ट्रिप पर आ गए। सामने में एफिल टावर, पेरिस होटल। आंखें चौंधियाने वाली चमक दमक, रातों में गॉगल्स लगाना पड़ जाए ऐसा। उधर देखिए, वहाँ बहुत सारा शो होता है। हर बड़ा होटल में अपना कुछ स्पेशल शो रखे हुए हैं गेस्ट को आकर्षित करने के लिए। रोड क्रॉस करना है, बिजी चौराहा। ऊपर से पुल बनाए हुए है। क्रॉस करते हुए लोग इन्ने उन्ने ताक रहे हैं। सामने एक 4 मंजिला ऊंची स्क्रीन पर कुछ लड़कियां डांस करते हुए दिखती हैं। ये कोई एडल्ट शो का प्रचार चल रहा था। लड़कियों के वस्त्र आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रामवृक्ष बाबू और निर्मला जी दोनों भगवा के उन लड़कियों को ताक रहे हैं। बताइए, कोई लाज शर्म नहीं है इन लोग को। इतना बड़का स्क्रीन पे लगा दिया है, अब बच्चा बुतरू सब देखेगा तब। निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, बच्चा बुतरू को छोड़िए, आप पहले अपना मुंह बंद करिए ना। आगे बढ़े।
पापा ये होटल है सीजर पैलेस, एकदम रोमन महल जैसा बनाए हुए है। वाह। और यह है होटल मिराज, यहाँ ज्वालामुखी फोड़ता है सब एक छोटा सा। काफ़ी भीड़ जमा थी ज्वालामुखी देखने के लिए। छोड़ो बिट्टू, तुम येलो स्टोन वाला ज्वालामुखी तो दिखा ही दिया, चलो आगे। आगे एक और विशाल होटल, ट्रेजर आइलैंड। पापा यहाँ समुद्री डाकू लोग का लड़ाई दिखाता है, जहाज भी डुबा देता है, देखिएगा। हाँ ये तो देखना पड़ेगा। यहाँ भी भयंकर भीड़। किसी तरह अंदर घुस के जगह पकड़ते हैं ये लोग। 10 मिनट बाद शुरू होगा। अभी तक खींचे गए फोटो की त्वरित समीक्षा की जाती है। मम्मी, आपका ये वाला एंगल से कितना बढ़िया फोटो आता है, ऐसे ही खिंचवाइएगा आपसे। तभी अचानक जोर की आवाज हुई, फिर खूब सारा धुआं। एक छोटी सी नहर बनी हुई है, उसी में अब अंधेरे को चीरता हुआ एक डरावना सा लकड़ी का जहाज दिखने लगता है। उस पर कुछ समुद्री डाकू सवार हैं, और ये दूसरी तरफ से एक और जहाज जिसमें कुछ सुंदर लड़कियां सवार हैं। तेज म्यूजिक पर सभी डाकू और लड़कियां डांस करने लगते हैं। फिर दोनों जहाज़ों में नकली गोलाबारी। निर्मला जी को बीती रात टेंट में हुई नकली गोलाबारी याद आ जाती है। इधर डाकुओं का जहाज डूब जाता है और वो लड़कियों के जहाज पर चढ़कर उनके साथ डांस करने लगते हैं। गजब का खेला। भीड़ धीरे धीरे छटने लगती है। सामने कलात्मक होटल विनीशियन। जैसे वेनिस शहर में सड़क की जगह पानी की नहर है, वैसे ही इस होटल में भी काफ़ी सारे नहर बनाए हुए हैं। उसमें गोंडोला भी चलती है। पटना पार्टी एक गोंडोला पकड़ लेते हैं। गोंडोला वाला कोई गाना गा रहा है इटालियन में। रामरेश बाबू ने मजाक में कहा, ए बिट्टू, इसको बोलो ना कि ओ मांझी रे गा के सुनाए, क्या लामो तामो किए हुए है। और भी कई आकर्षण। होटल की सीलिंग पे वेटिकन सिटी जैसी बेजोर कलाकारी। कैसीनो में कमाए अथाह पैसे अब यही सब में खर्च होंगे ना। थक हार कर सब लोग वापस होटल आ गए। नीचे बहुत सारा गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने की मशीन लगाए हुए है। पापा आइए ना, ये स्लॉट मशीन ट्राई कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस इसमें सिक्का डालिए और ये लीवर खींचते रहिए। नंबर मैच कर गया तो तीनों स्लॉट में जैकपॉट। रामकृष्ण बाबू बैठे, लगातार 10 बार हारे। निर्मला जी ने फिर मोर्चा संभाला। हटिए ना आप, देखिए हम कैसे जीतते हैं। पहला ही ट्राई में $25 का जैकपॉट, दूसरे में फिर $5, तीसरे में हार गई, चौथे में $2 जीती। तब तक रामवृक्ष बाबू वहां से हटकर कोई और मशीन देखने चले गए। अब तो निर्मला जी लगातार हारते ही जा रही हैं। उन्होंने रामवृक्ष बाबू को वापस पास में बुलाया। उनके बगल में आते ही फिर से $20 जीत गई। साथे रहिए, आप साथे रहते हैं तो हम ज़्यादा जीतते हैं। पीछे बिट्टू मुस्कुरा रहा है। मम्मी पापा एक दूसरे के लकी चार्म हैं। साथ हैं तो जीत है, खुशी है। आप लोग खेलिए, हम जा रहे हैं पोकर टेबल पे। कुछ देर बाद बूढ़ा बूढ़ी $40 जीत कर संतुष्ट हो गए और बिट्टू को खोजते हुए पहुंचे। पोकर टेबल पर टेंशन है खूब। बिट्टू अब बैठा है शांति से, चेहरे पर कोई भाव नहीं। अरे भाई, जो बचपन में पूरा गर्मी छुट्टी राजा मंत्री चोर सिपाही खेला हो दिन भर, उसको आप पोकर में हराइएगा। अपने चेहरा पर कोई भाव नहीं लाना और सामने वाले का भाव पकड़ लेने में उसको मिलिट्री ट्रेनिंग मिला हुआ था समझिए। मगर सामने वाला आदमी भी बहुत खड़ूस है। अगल बगल लोग जमा होकर देखने लगे। बड़ा दांव लगा हुआ है, और ले, सामने वाला तो फोल्ड कर गया। पोकर में बिट्टू अब बड़का दांव मारे हैं, $1800। इससे तो पूरे ट्रिप का खर्चा ही निकल जाएगा। वापस होटल रूम और बेहद शांत एवं संतोष मन से निद्रा के प्रति खुद को समर्पित कर दिया तीनों ने। अगले दिन हूवर डैम और ग्रैंड कैनियन। कोच बस चलती है बहुत सारी। लास वेगास से करीब 50 किलोमीटर दूर ब्लैक कैनियन में हूवर डैम का निर्माण करवाया गया था 30 के दशक में। अमेरिका उस समय बेहद मंदी के दौर से गुजर रहा था, द ग्रेट डिप्रेशन। उसी से उबरने के लिए कुछ बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज भी उसी योजना का हिस्सा था। हूवर डैम कोलोराडो नदी पर बना है। इस खतरनाक नदी को बांधने में अनेकों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। सिविल इंजीनियरिंग का एक अजूबा है हूवर डैम। नीचे आप टरबाइन रूम में भी जा सकते हैं। यहाँ से वेगास और लॉस एंजलिस तक को बिजली की सप्लाई होती है। पटना पार्टी ने भी खूब फोटोग्राफी की। रामवृक्ष बाबू खुद रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे। उनके लिए तो यह किसी पीर की मजार से कम नहीं था। बहुत ऊंचा है रे, एकदम भाखड़ा नंगल जैसा लग रहा है। गजब कंस्ट्रक्शन किया है। देख रहे हो, ऊपर में पतला है और नीचे जाके कितना चौड़ा हो गया है। मगर गर्मी बहुत है बाहर। रेगिस्तानी इलाका है भाई, गर्मी तो होगा ही। कोच बस अब ग्रैंड कैंयन की तरफ चल दी।
3 घंटे में ग्रैंड कैनियन। कोलोराडो नदी ने अपने बहाव से काट काट कर इस प्राकृतिक अजूबे का निर्माण किया है कई लाख सालों में, करीब 1 मील गहरा। अचानक से ही जमीन खत्म हो जाती है और सामने गहरी खाई, जिसमें नीचे हरी हरी नदी दिखती है। नीचे जाने का रास्ता भी बना हुआ है। चट्टानों पर हवा और पानी द्वारा की गई कलाकारी अपने अंदर एक इतिहास और अप्रतिम सौंदर्य को छुपाए हुए है। आप बिना विस्मित हुए नहीं रह सकते। अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर ग्रैंड कैनियन की भव्यता को अपने दिमाग और फोन के मेमोरी चिप में कैद कर लिया जाता है। नारंगी गुलाबी रंग से पुती हुई ये खाइयों की श्रृंखला। ए बिट्टू, नीचे भी जाने का रास्ता है क्या? हाँ मम्मी, नीचे जाकर कैंपिंग करता है बहुत लोग, चलिएगा क्या? बिट्टू ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं बाबू, हम लोग कहाँ जाएंगे, पहला बार ही जिंदगी भर का कोटा पुर गया हम लोग का कैंपिंग करने का। रामवृक्ष बाबू ने भी टिप्पणी की। माने चंबल के बीहड़ जैसा है ना, माने सिर्फ बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ज्यादा गहरा है ग्रैंड कैनियन। कोई डाकू उकू भी रहता था क्या यहाँ पे? पापा, डाकू रहता भी होगा तो ऊपर नीचे चढ़ते उतरते सबका सांस फूल जाता होगा, फिर डाका क्या डालेगा। रामवृक्ष बाबू को बिट्टू की बात में दम लगा। अगली सुबह रोड ट्रिप, वेगास से लॉस एंजलिस। बिट्टू ड्राइव करने का प्लान बनाया है। गजब का लैंडस्केप, पथरीले पहाड़, एक भी पेड़ नहीं, बस छोटे छोटे झुरमुट और झाड़ियां। और रेगिस्तान है तो कैक्टस भी। इंडिया में गमला में फिट होकर उगने वाला कैक्टस नहीं, केला के पेड़ जैसा लंबा। रामवृक्ष बाबू को आश्चर्य हुआ कि ऐसी जगह पर इतनी संपन्नता आई कहां से। न कोई खेती करने लायक जमीन, न पानी, प्रचंड धूप में तपता पूर्वी कैलिफोर्निया का सूखा इलाका। इनकी गाड़ी इन्हीं नंगे पहाड़ों को काट कर बनाई गई इंटरस्टेट हाईवे नंबर 15 पर भाग रही है। यह हाईवे सैन डिएगो के मैक्सिकन बॉर्डर से चलकर उत्तर में कैनेडियन बॉर्डर तक जाता है। इसीलिए ट्रक एवं अन्य भारी वाहनों का भयानक ट्रैफिक होता है इस पे। बिट्टू संभल के चला रहा है। बीच बीच में रनवे ट्रक डिच बनाए हुए हैं। कहीं स्लोप पर ट्रक का ब्रेक फेल हुआ तो सीधा इसमें घुसा दीजिए। इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम का निर्माण 50 के दशक में शुरू करवाया गया था, ताकि सोवियत हमले के समय अमेरिकी फौज को तुरंत मोबिलाइज किया जा सके। आज वही सड़कें अमेरिका की अर्थव्यवस्था की धमनियां हैं। कहीं भी कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं, चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग रैंप, जानवरों को सड़क पर आने से रोकने का भी इंतजाम। अब अच्छा है कि इंडिया में भी ऐसे अनेकों फ्रीवे और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। जैसे जैसे वो लोग लॉस एंजलिस के पास पहुंच रहे थे, ट्रैफिक और घना होता जा रहा था। देर दोपहर तक पटना पार्टी ने हॉलीवुड में प्रवेश किया। बिट्टू ने यहीं पर होटल लिया है। कुछ देर आराम करके लॉन्ग बीच। रास्ते में दो दो एक्सीडेंट और एक पुलिस कार चेज को देखते हुए ये लोग बीच पर पहुंचे। सूर्यास्त में भी समय था। पहली बार प्रशांत महासागर के दर्शन हुए थे। साथ में और भी बहुत कुछ दर्शन होने लगे। दोनों बूढ़ा बूढ़ी ने कभी कोई लेडीज बिकनी में नहीं देखी थी। रामवृक्ष बाबू से ज्यादा घूर घूर के तो निर्मला देवी ही देख रही हैं। हाय राम, ये तो हमसे भी एजेड लेडीज लग रही है। अब कैसा कपड़ा पहन के घूम रही है सबके बीच में। अब वो लड़की, कितना पतला कमर है उसका। रामवृक्ष बाबू भी फुल स्कैनर मोड में चले जा रहे हैं। बिट्टू ने दोनों आदमियों को ज्यादा घूरने से मना किया। आप लोग ज्यादा घूरिए मत, लड़ने चला आएगा नहीं तो, यहाँ बुरा मान जाता है घूरने से। रामवृक्ष बाबू डिफेंसिव हो गए। हम कहाँ घूर रहे हैं, हम तो केकड़ा देख के चल रहे थे, कहीं पैर में न पकड़ ले। पानी तक पहुंचे। प्रशांत महासागर का पानी एकदम ठंडा, माने ऐसा कि पैर सुन्न हो जाए। कुछ ही सेकंड में सब लोग वापस सूखे रेत पे। धूप में अभी भी गर्मी है। रामवृक्ष बाबू फिर उठ के पानी में खड़े हो जाते हैं। आइए ना, कहाँ वहां बैठ गई हैं बालू में जाके, देखिए तो कितना साफ पानी है। अरे बाप रे! रामवृक्ष बाबू की चीख निकल गई। जो उंगलियां वो साफ पानी में फेर रहे थे, उनमें से एक पर अब एक छोटा सा केकड़ा आकर फिट हो गया था। क्या पापा, आप केकड़ा उधर खोज रहे थे और यहाँ केकड़ा सब आपको खोज लिया। बिट्टू ने सावधानी से उस छोटे केकड़े को हटाया और पानी में छोड़ दिया। अब तो रामवृक्ष बाबू पानी से 20 फीट दूर जाकर बैठे। महाबकलोल केकड़ा है जी अमेरिका का, उंगली और मछली में लोग को फर्क नहीं बुझाता है। मगर वो अपना कष्ट उस सुंदर सूर्यास्त को देखते हुए भूल गए। क्षितिज पर अनेकों जहाजों की झिलमिलाती बत्तियां के बीच सूर्यदेव अपना शिफ्ट खत्म करके घर चले गए। इधर एक अच्छे से इंडियन रेस्टोरेंट में खाकर सब कोई वापस होटल। अगले दिन हॉलीवुड की सैर। बिट्टू ने एक बस टूर में टिकट बुक किया है। पहले तो बेवर्ली हिल्स घुमाता है। यहाँ सभी हॉलीवुड के बड़े बड़े हीरो हीरोइन के घर हैं।
कोई कोठी $50 मिलियन की तो कोई $80 मिलियन की। सबके बाहर चेतावनी लिखी थी, जिसका भाव यही था कि अंदर आए तो गोली पहले मारेंगे, सवाल बाद में पूछेंगे। बस ड्राइवर मस्खरा था। वो देखिए टॉम हैंक्स का घर, वो रहा ब्रैड पिट का मकान, ये एल्विस प्रेस्ले का घर हुआ करता था, और यहाँ इस झाड़ी में लिंडसे लोहन दारू पीकर अपना गाड़ी घुसा दी थी। मगर कोई भी एक्टर नहीं दिखा। हाँ, एक्टर सबका कुत्ता घुमाने वाला दिख गया 4-5 कुत्ता के साथ। चलिए एक्टर सबका कुत्ता देखकर ही संतोष कर लिया जाए। कुछ दूर बाद एक पार्क दिखा। ड्राइवर ने बताया, यह है हॉट मॉम पार्क। यहाँ सभी हीरोइन या हीरो सबकी सुंदर पत्नियां अपने बच्चों को खिलाने के लिए लाती हैं। और ये देखिए, इस पार्क के साइड में ही है अल पचीनो का मकान, कभी कभी दिख जाते हैं बालकनी में भी। आज लेकिन इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, न तो एल पचीनो दिखा, न ही कोई हॉट मॉम। फिर बस पहुंचती है रोडियो ड्राइव, दुनिया का सबसे महंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब जहाँ के कस्टमर हॉलीवुड के टॉप एक्टर लोग हों, वहाँ पे दाम तो उसी के लायक बढ़ा चढ़ा के रखना पड़ेगा ना। सब प्रीमियम ब्रांड्स। निर्मला जी को एक सुंदर हैंडबैग दिखा दुकान के विंडो में। बिट्टो, वो बैग का दाम पढ़ो तो। 1500 है, नहीं 15,000। हाँ मम्मी, $15,000। मैंने कितना हुआ रुपया में? राम वृक्ष बाबू कैलकुलेट करके बैठे हुए थे। ज्यादा नहीं है, 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपया का एक इतनी को बैग? बताओ, ऐसा बैग तो हम पटना में मरिया लोक में खरीद लेंगे 50 रुपया में। बिट्टू ने जोर का ठहाका लगाया। बेवर्ली हिल्स घूमने के बाद हॉलीवुड साइन। 1920 के दशक में लगा था यह साइन पहाड़ के ऊपर, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। उस समय इसे हॉलीवुड लैंड कहते थे, बाद में बदल के हॉलीवुड हो गया। और जब से अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री ने इस इलाके को अपना घर बनाया। अनेकों स्टूडियो हैं यहाँ। बिट्टू ने स्टूडियो टूर का भी टिकट लिया है, मगर पहले हॉलीवुड साइन के नीचे बिट्टू ने फोटोग्राफी की। हॉलीवुड बुलेवार्ड में बड़े बड़े थिएटर हैं, इनमें से एक डॉल्बी थिएटर। हर साल ऑस्कर अवार्ड आयोजित किए जाते हैं। पटना पार्टी इसी सड़क के किनारे टहल रही थी। फुटपाथ पर कुछ निर्मला देवी का ध्यान आकर्षित करता है। तारा बनाए हुए है जी फुटपाथ पर। हाँ मम्मी, ये हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है। जब एक्टर कोई बहुत फेमस हो जाता है ना, तो उसके नाम से एक स्टार बनाकर यहाँ फुटपाथ में लगा देता है, एक तरह से उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। ये कैसा रिस्पेक्ट हुआ जी कि दिन भर लोग उसके नाम पे अपना जूता चप्पल घिस रहा हो? अब मम्मी, हर जगह का अपना रिवाज होता है। तब तक राम वृक्ष बाबू लाइन से बने इन सितारों को देखकर एक अलग ही टिप्पणी किए। लगता है आमिर खान यहीं से अपना फिल्म का टाइटल का आइडिया निकाला होगा, तारे जमी पर। थोड़ा घूमने के बाद सीधे पैरामाउंट स्टूडियोज। ये स्टूडियो की इमारतें बड़े बड़े गोडाउन जैसी लगती हैं दूर से। बस से उतरकर अंदर पहुंचे ही थे कि रामवृक्ष बाबू को थोड़ा प्रेशर मारने लगा। अंदर अंधेरा ही था, सामने किसी सीरियल की शूटिंग चल रही थी। बिट्टू ने दूर एक टॉयलेट का साइन दिखा दिया। रामवृक्ष बाबू अंदाज से उसकी तरफ बढ़ने लगे। फिल्म बनाने का यंत्र तंत्र चारों तरफ फैला हुआ था। उनको इतनी जोर का प्रेशर आ रहा था कि उनका ध्यान बस टॉयलेट वाले साइन पर ही केंद्रित था। अंदर गए, ले, यहाँ तो बस दीवार है, कोई यूरिनल तो है ही नहीं। हो सकता है कुछ अजूबा टाइप का बाथरूम होगा, वहाँ कोना में कर लेते हैं। लघु शंका निपटाकर बाहर आए। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी, उसकी पीठ थी उनकी तरफ। रामवृक्ष बाबू ने कहा, एक्सक्यूज मी। लंबा आदमी मुड़ा, चेहरे पे बंदर का मुखौटा, हाथ में AK-47। कुछ देर तो उन्हें घूरता रहा, फिर गुस्से से बोला, ओल्ड मैन गेट डाउन, दिस इज ए रॉबरी, गिव मी ऑल योर मनी। रामवृक्ष बाबू के तो तोते उड़ गए। स्टूडियो के अंदर डकैती? कहाँ फंस गए भाई? वो अपना शर्ट के अंदर छुपाया हुआ पासपोर्ट वॉलेट निकालने लगे। लंबा आदमी अपना सर खुजाने लगा। रामवृक्ष बाबू से लेकिन रहा नहीं गया। यंग मैन, आपको ये सब गलत काम नहीं करना चाहिए, क्राइम नेवर पेज। लंबा आदमी सकपका गया। एकाएक मुड़कर चिल्लाया, ये कौन से स्क्रिप्ट के डायलॉग बोल रहा है? मुझे तो ये लाइन बताई भी नहीं गई थी। अचानक जोर की आवाज आई, कट कट कट, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर बाय द रेस्ट रूम, हु इज दैट ओल्ड मैन? रामवृक्ष बाबू तब तक अपना शर्ट और गंजी उठा के पासपोर्ट और वॉलेट निकाल चुके थे। देखो भाई, पासपोर्ट का तो तुमको काम नहीं है, बाकी पैसा जितना लेना है ले लो। उधर से एक और आदमी पहुंचा। उसके पास बंदूक नहीं है, मगर उसने एक बड़ा सा हेडफोन लगा रखा है। असिस्टेंट डायरेक्टर, 1 मिनट सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मूवी का सेट है। रामवृक्ष बाबू के जान में जान आई। ओ आई एम सॉरी, हम गलती से इधर आ गए।
इट्स ओके, आप आइए मेरे साथ। वो आदमी रामवृक्ष बाबू को बाहर ले आया। इधर बिट्टू और निर्मला जी भी मिल गए। रामवृक्ष बाबू के हॉलीवुड डेब्यू की कहानी सुनकर लोटपोट हो गए। यहाँ से फिर उन्होंने होटल के लिए टैक्सी पकड़ी। जैसे ही टैक्सी स्टूडियो के से रवाना हुई, वो असिस्टेंट डायरेक्टर भागता हुआ बाहर आया। असल में जब निर्देशक मिस्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने उस रामवृक्ष बाबू के नेचुरल एक्टिंग की रिकॉर्डिंग देखी तो वो काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने फिर अपने असिस्टेंट को भेजा था रामवृक्ष बाबू को पकड़कर लाने के लिए, मगर बदकिस्मती से पटना पार्टी तब तक वहाँ से निकल चुकी थी। रामवृक्ष बाबू जो आज तक किसी शादी की वीडियोग्राफी में भी कैमरा से भागते चलते थे, उनका हॉलीवुड में पदार्पण होते होते रह गया। होटल पहुंचकर तुरंत पैकिंग की गई। सुबह सुबह न्यूयॉर्क की फ्लाइट है, फिर अगले संडे को वापस पटना। बिटुआ बहुत घुमा दिया इस बार, फिर पता नहीं कब आना हो। एक हफ्ता तो देखते देखते ही बीत गया। पटना में बांटने के लिए बहुत सारा चॉकलेट खरीदाया है। निर्मला जी कपड़ा खरीदने गई तो सब मेड इन इंडिया ही मिला। फिर वॉलमार्ट से कुछ छोटा मोटा सामान सबके लिए खरीद ली। आज मम्मी पापा वापस जा रहे हैं। बिट्टू एयरपोर्ट छोड़ने आया है। फिर पता नहीं कब भेंट हो। रोकते रोकते दोनों व्यक्ति की आंख से आंसू निकल ही आते हैं। बिट्टू भी सामने तो हंस रहा है, मगर अंदर उसने भी हूवर डैम बनाया हुआ है जो कि अब फटने वाला है। दोनों यात्री अंदर बढ़ते हैं। बिट्टू वापस चला जाता है। वापस की फ्लाइट थोड़ी बोरिंग ही रही। पटना में बड़के भैया लेने आए हुए हैं। घर पर तो पूरा हुजूम जमा है। सबको देखना है कि क्या आया है अमेरिका से। सबसे पहले चॉकलेट बटा गया प्रसादी जैसा, फिर पंडित जी को लाइट फेंकने वाला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। छोटकी के लिए रिमोट कंट्रोल वाला गाड़ी भेजा है बिट्टू। भाभी के लिए खूब फोकस वाला चश्मा और परफ्यूम। भैया के लिए बढ़िया वाला स्मार्ट वॉच। शर्मा जी के लिए भी एक ठो कीचेन आया है। पटना सिटी से जर्सी सिटी एंड बैक, सही सलामत, सब बजरंग बली की कृपा से। निर्मला जी जाकर अपने मंदिर में अगरबत्ती जलाती हैं। एक बार ऊपर देखती हैं, पर घबराने की बात है, यहाँ कोई स्मोक अलार्म नहीं बजेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पटना सिटी टू जर्सी सिटी की यात्रा हमारे साथ की। जल्दी ही नया कोई कहानी लेकर इस चैनल पर वापस आएंगे। धन्यवाद।